अच्छा जी, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि एक कंडीशन जो कि एडीमा को कॉज कर सकती है, एडीमा को फर्दर वर्सन कर सकती है, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ज़्यादा होना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तब ज़्यादा होगा जब वीनस रिटर्न कम होगा और वीनस पूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बैक साइड पे ब्लड एक्यूमुलेट होगा और वॉल्यूम बढ़ने से वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या तो थ्रोम्बोसिस की वजह से भी हो सकता है जो लोकलाइज है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से जनरलाइज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बढ़ सकता है जो कि एडीमा को फर्दर वर्सन करेगा। तो एक बात उसने ये की कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से वीनस प्रेशर फॉल करता है, और वीनस प्रेशर फॉल करने से अब ये पूरा साइकिल है कि जब कार्डिक आउटपुट कम होता है तो आर्टीरियल प्रेशर कम होता है, आर्टीरियल प्रेशर कम होता है तो किस तरह वीनस, वो सारी आपको चीज़ें पता है, ठीक है। वीनस प्रेशर कम होने की वजह से वीनस पूलिंग स्टार्ट होती है, और वीनस पूलिंग से वहाँ पे ब्लड जब एक्यूमुलेट होता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है और ब्लड ज़ाहिर लीक आउट करके फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के दौरान क्या होता है कि आपका कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है। उस कम कार्डिक आउटपुट को कौन सेंस करता है? जीएफआर भी कम होता है, सॉरी कार्डिक आउटपुट जब कम होता है तो रीनल ब्लड फ्लो भी कम होता है, और रीनल ब्लड फ्लो कम होता है तो ज़ाहिर है जीएफआर भी कम हो जाता है। जब जीएफआर कम होता है तो मैक्यूला डेंसा जो है वो समझते हैं शायद बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपोवोलीमिया हो चुका हुआ है, तो वो बेचारे अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और अच्छा करने की कोशिश में रेनिन एंजियोटेंसिन बनाते हैं जो कि सोडियम और वॉल्यूम की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है, अगर पेशेंट के साथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी है तो फर्दर हार्ट जो है हार्ट फेलियर वर्सन हो जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि वेन्स के लेवल पे प्रेशर भी बढ़ जाता है और एडीमा फर्दर वर्सन होता है। तो ऐसे पेशेंट को फिर ट्रीट करने के लिए आपने क्या देना है कि जब वो आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ आ रहा है तो आपने ये जो उसकी बॉडी का इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है जो अच्छे के लिए हो रहा था, लेकिन बॉडी ने अच्छे के लिए करना चाहा लेकिन बुरा हो रहा था, तो इसको ब्लॉक करना है। इसको ब्लॉक करने का एक तरीका ये है कि आप एल्डोस्टेरॉन एंटागनिस्ट दे देंगे, स्पाइरिनोलैक्टोन वगैरह, जो कि वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होने नहीं देगा। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप साथ में उसको डायूरेटिक्स दे दें। डायूरेटिक देने से वॉल्यूम और सोडियम का लॉस यूरिन में ज़्यादा होगा, यूरिन में ज़्यादा होगा तो बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम होगा, उसकी वजह से एडीमा भी प्रिवेंट हो जाएगा, और वॉल्यूम के कम होने की वजह से हार्ट के ऊपर जो लोड है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए बीटा एगनिस्ट भी दे सकते हैं, ये फार्मा में भी आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा शायद ये मुश्किल लगा हो आपको, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक दो बार आप इसको बुक से रीड करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरे फैक्टर के ऊपर आती है, इसको मैं आसान करके बताऊंगी। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारे पास जो प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो कम हो गया, ठीक है। प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि किसकी वजह से था? प्रोटीन्स की वजह से था, वो कम हो गया। जब ये कम हो जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा कि इसका प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर जब कम हो जाएगा तो एडीमा को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब प्लाज्मा के अंदर ना मोर देन हाफ कौन से वाले प्रोटीन्स होते हैं? एल्ब्यूमिन होते हैं, ठीक है। जरूरी है एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, तो एल्ब्यूमिन की जो डेफिशिएंसी है वो क्या कर सकती है? जाहिर अगर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होगी तो मेजरली आपके पास प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर फॉल कर जाएगा, और जब ये प्रेशर फॉल करेगा तो एडीमा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेफिशिएंसी है ये क्यों हो सकती है? इस डेफिशिएंसी की दो रीजंस हो सकती हैं, या तो आपके पास एल्ब्यूमिन बन ही कम रहा है, ठीक है, या तो एल्ब्यूमिन बन ही कम रहा है, या एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, ये दोनों रीजंस हो सकती हैं। पहले बात कर लेते हैं कि एल्ब्यूमिन बन क्यों कम रहा है, कहाँ पे बनता है? लिवर में। अगर लिवर के अंदर कोई क्रॉनिक इंजरी चली आ रही है, लिवर सिरोसिस है या कार्सिनोमा है, तो ऑफ कोर्स एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा। एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा तो एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में रिलीज भी नहीं होगा, जब रिलीज नहीं होगा तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर कम हो जाएगा और एडीमा हो सकता है। और दूसरी बात है कि इसकी एक्सक्रीशन इनहेंस हुई हुई होती है। एक्सक्रीशन क्यों इनहेंस हुई हुई होती है? एक सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या कहते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि लेकिन रीनल ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के लेवल पे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। नॉर्मली तो आपको पता है वहां से प्रोटीन पास नहीं करता क्योंकि पूडोसाइट सेल्स होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो प्रोटीन को रिपेल कर देते हैं। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर वो जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और उन पोर्स में से प्रोटीन लीक आउट करना शुरू कर देते हैं और प्रोटीन यूरिन में आना शुरू हो जाता है, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन यूरिया कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन आपकी बॉडी से नॉर्मली तो नहीं निकलता, लेकिन अगर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो निकलना शुरू हो जाता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, और पीछे प्लाज्मा में वेसल्स में इसके लेवल्स कम हो जाते हैं। और जब इसके लेवल्स कम होते हैं तो प्रेशर कम, और प्रेशर कम तो एडीमा को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी, ठीक है जी। अब कह रहा है कि नेक्स्ट में ये जो प्रोटीन है ये भी कहीं ना कहीं जाके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाली बात से मिलता है। किस तरह से मिलता है कि जब आपके पास क्या होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। जब प्रोटीन्स यहाँ पे प्रोटीन की वजह से प्रेशर कम हो जाता है तो वेसल्स में से फ्लूइड जो है वो लीक आउट कर जाता है ना, तो वेसल के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है? हाइपोवोलीमिया। वेसल के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है? हाइपोवोलीमिया।
हाइपोवोलीमिया की वजह से जाहिर सी बात है कि आपका वीनस रिटर्न कम होगा और कार्डिक आउटपुट कम होगा। कार्डिक आउटपुट कम होगा तो रीनल ब्लड फ्लो कम होगा। रीनल ब्लड फ्लो जब कम होगा तो जीएफआर भी कम होगा, और जीएफआर कम को सेंस करके क्या रिलीज किया जाएगा, सोडियम एंड रेनिन और एंजियोटेंसिन, जो कि सोडियम एंड वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। जब वॉल्यूम मजीद बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलरेडी कम है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा वाटर की रिटेंशन की वजह से, तो एडीमा फर्दर वर्सन होगा। समझ आई है? तो ठीक है, नहीं आई तो बेशक इस बात को छोड़ देना कि जो प्रोटीन की कमी है वो भी कहीं ना कहीं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ज्यादा करने में हेल्प करती है या रिस्पॉन्ड करती है। किस तरह से कि जब इसके प्रोटीन की कमी की वजह से फ्लूइड निकल जाता है ना, इंटेस्टिशियम में चला जाता है, तो यहाँ तो हाइपोवोलीमिया हो जाता है। हाइपोवोलीमिया की वजह से, हाइपोवोलीमिया जब होता है तो आपको पता है ऑटोमेटिकली इतना याद रखो, रेनिन एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, रिटेंशन करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है और एडीमा फर्दर वर्सन हो जाता है। ठीक है, बस बहुत बात होगी। थर्ड बात हम करते हैं कि हमारे पास लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, थर्ड बात एडीमा के लिए क्या हो सकती है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या कॉज करती है, एडीमा कॉज करती है। नॉर्मली हमने कहा कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनका प्रेशर बैलेंस होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ब्लड आ भी जाता है तो लिम्फ नोड जो है वो उसको उठा के ड्रेन कर देती हैं दोबारा सर्कुलेशन में। अगर बहुत ज्यादा भी आएगा ना तो कहते हैं लिम्फ नोड अडेप्ट कर जाती हैं और ये एक्सेसिव ड्रेनेज स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन की वजह से इस लिम्फ नोड के अंदर क्या आई हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेगी, ड्रेनेज को इफेक्ट करेगी और एडीमा कॉज कर देगी। ठीक है, अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है। कहते हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से जाहिर है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी और इन्फ्लेमेशन क्या कर सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती है, या मे बी कोई नियोप्लास्टिक चेंज आएगा और वो नियोप्लास्टिक चेंज क्या कर देगा, इसकी एक्यूमुलेशन कर देगा। इन्फेक्शन के अंदर वो एग्जाम्पल देता है कि फ्लेरियासिस में पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इन्फेक्शन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बता रहा है बुक के अंदर कि एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन कौन सा होता है, फ्लेरियासिस। इस फ्लेरियासिस में क्या होता है कि ये फ्लेरियासिस इन्वॉल्व कर लेता है लिम्फ नोड को। ठीक है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड में इंटर कर जाता है, उसको डैमेज करता है लिम्फ नोड को, और फिर लिम्फ नोड में क्या स्टार्ट हो जाती है, एक्सेसिव फाइब्रोसिस। आपको पता है कहीं पे भी इंजरी होती है, इन्फेक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, तो रीजनरेशन के लिए फाइब्रोसिस होती है। जब फाइब्रोसिस होती है तो एक्सेसिव फाइब्रोसिस की वजह से वो लिम्फ वेसल ब्लॉक हो जाती है और एडीमा को कॉरेस्पॉन्ड करती है। ना सिर्फ ये बल्कि उसने दूसरी एग्जाम्पल भी दी हुई है। दूसरी एग्जांपल वो देता है कि बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर्स में कैंसर जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है रीजनल लिम्फ नोड को, यानी कि एक्सिलरी लिम्फ नोड को, और उनकी क्या कॉज कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है। ठीक है, जब ये उनकी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है तो हमारे पास जो स्किन की अपीयरेंस होती है, उस स्किन की अपीयरेंस के एक स्पेसिफिक नाम है, सुपरफिशियल लिम्फ नोड को ये इन्वॉल्व करता है, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है, तो पिटी सी अपीयरेंस आती है स्किन की, जिसे हम कहते हैं पीओडी ऑरेंज या पिंक ऑरेंज भी। ठीक है, पीओडी ऑरेंज टाइप अपीयरेंस आती है। अब कुछ लोग जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए थेरेपीज लेते हैं ना, थेरेपी करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, उनके अंदर भी लिम्फेडिनोपैथी देखी गई। कैसे देखी गई कि उन्होंने क्या किया कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या किया जाता है कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी रिजेक्शन कर दी जाती है, उन्हें निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जब लिम्फ नोड निकाल दिए जाएंगे तो जाहिर है अब जो ब्लड बाजू का सारा लिम्फ ड्रेनेज है उसने कहाँ ड्रेन होना है, तो जब वो ड्रेन नहीं होगा तो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, लिम्फ एडीमा हो जाएगा आम का। ठीक है, लिम्फ एडीमा हो जाएगा आम का। तो अगर आपने लिम्फ नोड रिमूव कर दिया ड्यू टू कैंसर तो भी मसला होगा, और अगर नहीं रिमूव किया तो भी कैंसर इसके अंदर मेटास्टेसाइज होकर इसको ब्लॉक कर सकता है और लिम्फ एडीमा कॉज कर सकता है। ठीक है जी, सो ये वाली बातें आपको समझ आ गई कि हाइड्रोस्टैटिक बढ़ने की वजह से भी एडीमा होता है और उसकी बहुत सारी रीजन है। मेन चीज उसकी रिलेट होती है वीनस रिटर्न के साथ। दूसरी बात है अगर प्रोटीन्स कम हो रहे हैं तो वो भी, और प्रोटीन दो तरह से कम होते हैं, या तो बन नहीं रहे या एक्सक्रीट ज्यादा हो रहे हैं, या फिर हमने कहा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, ड्यू टू इन्फेक्शन भी हो सकती है और ड्यू टू कैंसरस या नियोप्लास्टिक चेंजेस भी हो सकती है। फाइनल रीजन भी उसने दी हुई है, और फाइनल रीजन हमें ऑलरेडी पता है कि अगर आपकी बॉडी में एक्सेसिव सोडियम वाटर रिटेंशन हो रही हो तो ये सोडियम वाटर रिटेंशन भी एडीमा कॉज करती है, क्योंकि जाहिर है जब ये रिटेंशन ज्यादा होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से आपको पता है वेसल्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब बढ़ता है तो फ्लूइड बाहर जाता है और एडीमा कॉज होता है। तो सोडियम वाटर रिटेंशन भी एडीमा कॉन्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो एडीमा है इसकी क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो ये क्या है, हो सकता है इसके क्लिनिकल फीचर जो है वो मेयरली एनाइंग हो और इतने ज्यादा नोटिसेबल भी ना हो, लेकिन समटाइम्स यही एडीमा के सिम्टम्स या साइंस काफी ज्यादा फेटल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, अब कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और सबक्यूटेनियस एडीमा के साथ है तो आपने फौरन उसकी दी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है, क्योंकि सबक्यूटेनियस एडीमा रिप्रेजेंट कर रहा है कि डीप डाउन कोई कार्डियक या रीनल प्रॉब्लम है, कोई कार्डियक या रीनल
प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो एडिमा वाले पेशेंट होते हैं इनके अंदर जो वाउंड हीलिंग की एबिलिटी होती है वो भी काफी ज्यादा इम्पेयर्ड हो जाती है। इनके वाउंड इतने जल्दी जो है वो इम्पेयर्ड नहीं होते। क्यों नहीं वो होते? क्योंकि इन्फेक्शन इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो पल्मोनरी एडिमाज है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के साथ पल्मोनरी एडिमा। लेकिन बहुत सारी दूसरी कंडीशंस में भी पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है, जैसे कि रीनल फेलियर में, या फिर हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है उसके अंदर भी, या समटाइम्स इन्फेक्शंस की वजह से भी पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। लेकिन सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है ये अगर पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो, और ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के साथ, और पल्मोनरी एडिमा की वजह से डेथ भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसने छोटे से पैरे में इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की हुई है कि अगर एक पेशेंट जो है वो आपके पास आ जाता है एडिमा के इस लिहाज से, तो हमने उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व होती हैं या क्या क्या चीजें आपको नजर आती हैं। मॉर्फोलॉजी डिपेंड करती है लोकेशंस पे भी, लेकिन हम ग्रॉसली कहें तो ग्रॉसली अगर जाहिर है किसी को भी एडिमा होगा तो ग्रॉसली जो है वो उसको देख के पता चल जाएगा कि इसको एडिमा है। ग्रॉस अपीयरेंस पे ही आप एडिमा को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली एडिमा किन जगहों पे पाया जाता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू में पाया जाता है, उसके अलावा लंग्स पे पाया जाता है। पल्मोनरी एडिमा जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ होता है और डेथ कॉज कर देता है। इसके अलावा ब्रेन में भी पाया जा सकता है, ठीक है जी। अब बारी बारी बात करते हैं कि अगर सबक्यूटेनियसली एडिमा होगा तो उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। कहता है सबक्यूटेनियस काफी डिफ्यूज होगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सबक्यूटेनियस एडिमा यूजुअली हार्ट से अवे ही होता है, यानी टांगों वगैरह पे होता है, नीचे वाले लेवल्स पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू करीब हार्ट के इतना नहीं होता, ठीक है। यानी यूजुअली अवे फ्रॉम हार्ट होता है, लेग्स वगैरह के लेवल पे सबक्यूटेनियस एडिमा आपको ज्यादा मिलता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हम लोगों ने इसको चेक करना होता है और हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे उनकी बहुत ज्यादा हाथ और पांव बहुत सूजे हुए होते हैं, ठीक है। तो जब आप हाथ से यूं करते हो ना तो प्रॉपर डिप्रेशन क्रिएट होती है और फिर यूं आप निकालते हो तो वो एरिया यूं ऊपर आता है, तो इसको हम कहते हैं पिटिंग एडिमा। जब ये यूं बीच में आपका हाथ चला जाता है, ठीक है, मांस के काफी ज्यादा बीच में डिप्रेशन क्रिएट होती है, फिर आप हाथ हटाते हो तो वो बाहर आता है, तो इसको क्या हम कहते हैं? पिटिंग एडिमा। तो सबक्यूटेनियस एडिमा जो है वो यूजुअली पिटिंग एडिमा टाइप होता है। नेक्स्ट बात वो ये कर रहा है कि अगर हम सबक्यूटेनियस की भी बात कर लें, हमने कहा लंग्स के लेवल पे भी हमें मिलता है और रीनल लेवल पे भी मिलता है, किडनी के लेवल पे। अगर रीनल लेवल पे हमें एडिमा मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है? नहीं सॉरी, रीनल इश्यूज की वजह से भी एडिमा हो सकता है, और रीनल इशू की वजह से जो एडिमा होता है वो यूजुअली लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आ रहा है और उसकी आई लिड के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सूजन है, एडिमा फील हो रहा है या पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, तो आप समझ जाएंगे कोई रीनल इशू है और फिर उसके लिए उसको एग्जामिन करें, ठीक है। सो रीनल कॉजेस की वजह से एडिमा यूजुअली डेवलप होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में अराउंड आईलिड या पेरी ऑर्बिटल एरियाज। उसके बाद पल्मोनरी एडिमा जो है, पल्मोनरी एडिमा को जब हम देखते हैं चेक करते हैं तो मॉर्फोलॉजी में हमें क्या मिलता है कि जो लंग्स है उनका साइज 2 to 3 टाइम ज्यादा हो चुका होता है नॉर्मल लंग से। दूसरी बात है काफी ज्यादा झाग वाला या फ्रॉथी ब्लड जो है वो उसमें आपको दिखाई देता है, और मिक्स एयर ब्लड और कुछ रेड सेल्स वगैरह की मिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको लंग्स के लेवल पे मिलती है। नेक्स्ट हमने कहा ब्रेन के लेवल पे भी हो सकता है। ब्रेन के लेवल पे अब जो एडिमा होगा वो इधर जनरलाइज भी हो सकता है या लोकलाइज भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। जब ये जनरलाइज होगा तो कहता है कि हमारे पास जो सल्काइज हैं वो बहुत ही ज्यादा नैरो हो चुके होंगे और गायराए काफी ज्यादा एक्सपेंड कर गए होंगे, ठीक है। सो गायराए जब एक्सपेंड करेंगे तो जाहिर है सल्काइज बहुत ज्यादा नैरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एडिमा को खत्म कर लिया सक्सेसफुली, ठीक है। मुझे लग रहा था बहुत आसान है, लेकिन बस मुझे ऐसी अंदाजन लग रहा है कि आपको सुनने में मुश्किल लगेगा। सो ओवरऑल में क्या बात की, नॉर्मली एडिमा नहीं होता। नॉर्मली एडिमा क्यों नहीं होता? एडिमा क्या है? एडिमा का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द टिश्यू। ये कैविटीज को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ये हमारे पास जब कैविटी को इन्वॉल्व करेगा तो ये हाइड्रोथैरिक्स है या फिर ये हाइड्रोपेरिकार्डियम है या ये हाइड्रोपेरिटोनियम है। अच्छा जी, नॉर्मली क्यों नहीं होता? क्योंकि फोर्सेज इसको बैलेंस करती हैं और लिम्फ भी मौजूद है। अगर इन तीनों में कहीं पे भी मसला होगा, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा वॉल्यूम रिटेंशन या वीनस पूलिंग की वजह से, और उसके अलावा प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, या तो प्रोटीन्स आपके पास बन कम रहे हैं या एक्सक्रीट ज्यादा हो रहे हैं, या लिम्फ नोड ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है किसी इन्फेक्शन की वजह से या नियोप्लेजिया की वजह से, या सोडियम एंड वाटर रिटेंशन ज्यादा है, तो ये बैलेंस जो था नॉर्मली ये डिस्टर्ब हो जाएगा और एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। एडिमा की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। अगर ये पल्मोनरी एडिमा है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होंगी। मॉर्फोलॉजी डिपेंड करती है एरियाज पे। अगर सबक्यूटेनियस है तो डिफ्यूज है, पिटिंग एडिमा होगा। अगर ये पेरी ऑर्बिटल एडिमा है तो इसका रीनल के साथ कोई इशू है। अगर ये पल्मोनरी है तो लंग्स का लेवल काफी इंक्रीज होगा, फ्रॉथी सी अपीयरेंस है, झाग टाइप ब्लड होगा, ब्लड में झाग सी होगी, और ब्रेन के लेवल पे सल्काइज बहुत ज्यादा वाइडन हुए हुए होंगे और गायराए बहुत ज्यादा नैरो हुए हुए होंगे। तो यहाँ पे हमने खत्म किया एडिमा को। इसमें कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी।